गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं देख रहा था आपको जो एक्चुअली आप लोग को जो शीट मिली है ना, ये पुरानी कोई शीट मिल गई है। बिकॉज दैट्स वाई द क्वेश्चन नंबर्स इसके मैच नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट यहाँ पर बोला है ऑफिस में कि आपको वही वाली शीट शेयर की जाए जो ऑलरेडी बाकी बैच में दी गई है। बिकॉज ये अनक्लासिफाइड सीट है, इसमें से फिर क्लासिफाई किए गए हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी इसमें कुछ इश्यूज है। सर वो डिस्कस कर रहा था सर उदय सर के साथ। क्या हुआ? सर ये बताया था सर उदय सर को, सर वो कह रहे थे आपसे डिस्कस करने को। क्या क्या बताया था? सर की असाइनमेंट दूसरी आ गई है। अच्छा, नहीं ठीक है, अभी मैंने बोल दिया है असाइनमेंट तो तुम लोग को दूसरी वाली मिल जाएगी, बट स्टिल जो जो डाउट है वो कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ नए एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है तो उसको करते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा क्वेश्चन तुमने बोला था इसमें? क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट लेवल 2 जो तुम्हारा है उसका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, है ना? तो पहले मैं डाउट टेकअप करूं या पहले कॉन्सेप्ट करा दूं एक छोटा सा? कॉन्सेप्ट। चलो पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, फिर लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। प्रणत बेटा, तुम्हारी क्लास नहीं है, ये +2 बैच की क्लास है बेटा। तुम लोग की क्लास नहीं है आज। मैंने बोला था ना कि वो आपकी डाउट क्लास होगी, अलग से क्लास अभी मैंने अनाउंस नहीं करी थी, ठीक है? ओके, नो इश्यूज। तो बेटा देखो, एक कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पार्सल्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे हेडिंग देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो एक लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, जब हम सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो तो आई थिंक आपको याद होगा कि पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m+n ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू टू ग्रुप्स। ये कर चुके हैं इसलिए इसको जस्ट मैं रिकॉल करूंगा, ठीक है? हैविंग m and n ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे? कैन यू टेल मी, डू यू रिमेंबर? कोई बताएगा? ध्रुव, तुम्हें याद है? यस सर। क्या बताओ? अननेम्ड के लिए 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स 2m। अरे नहीं बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलो ना, तुम कुछ और चीज बोलने लगे। पर देख लो क्या मैं पूछ रहा हूँ। m+n ऑब्जेक्ट को m और n ऑब्जेक्ट के दो ग्रुप में ब्रेक करना है। तो इसमें तो जब साइज ही अलग अलग है तो यहाँ पर तो अननेम्ड और नेम्ड की बात नहीं करनी है ना, यहाँ पर तो स्ट्रेट अवे आंसर करेंगे।
तो इसमें आंसर होगा m प्लस n में से m सिलेक्ट करो, m प्लस n cm, और फिर जो n बच गया उस n में से n सिलेक्ट कर लो। तो एक्चुअली इट विल बी m प्लस n फैक्टोरियल ओवर m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये आंसर आएगा। फिर इसी में दो केसेस डिस्कस किए थे। ये तो डिफरेंट ग्रुप में किया ना, अगर इसी को दो इक्वल ग्रुप में ब्रेक करना हो तब वो जो तुम बोल रहे थे वो तुम्हारा आंसर होगा कि इफ m इक्वल टू n, अगर m और n इक्वल हो जाए, मतलब डिवाइडिंग m प्लस n ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, तो उस केस में दो केसेस होंगे, एक नेम्ड ग्रुप और एक अननेम्ड ग्रुप्स। तो नेम्ड ग्रुप के लिए और अननेम्ड ग्रुप के लिए दोनों केसेस में हमने अलग अलग डिस्कस किया था। क्या था बताओ? अब जो तुम बोल रहे थे उसको कंप्लीट कर दो। नेम्ड ग्रुप के लिए टू m और n इक्वल हो गया तो ये 2m हो गया, तो 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आएगा। बट अननेम्ड ग्रुप के लिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था। मतलब है कि ये तो दो ग्रुप थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, बट अगर 3 ग्रुप होंगे इक्वल तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, अगर k ग्रुप्स होंगे इक्वल तो k फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, राइट। ये पता नहीं कुछ 11th के बच्चे इसमें क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन बेटा। यक्ष मुदित बेटा, दिस इज +1, दिस इज +2 क्लास। आप लोग की क्लास का टाइमिंग नहीं है। आप लोग को मैंने बोला था ना कि अगर क्लास लगेगी तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। हाँ जी, चलो। तो ये है जब इसको बोलते हैं प्री असाइंड ग्रुप, कि पहले से ही पता है कि इस ग्रुप में कितने होने चाहिए, इस ग्रुप में कितने होने चाहिए, राइट। बट अगर हमें नहीं मालूम है कि कितने ग्रुप में, अगर मैं सीधे से बोलूं कि इतने ऑब्जेक्ट हैं, सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसको आप 3 बॉक्सेस में प्लेस करो, या सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनको तीन तीन डिफरेंट क्लासरूम में प्लेस करो, और ये भी नहीं बताया कि किस ग्रुप में कितने बंदे रखने हैं आपने, तब क्या करेंगे? तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स। तो आप हेडिंग देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू पार्सल। ये अभी हम वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट हैं, और जो कंटेनर्स हैं वो कंटेनर्स भी डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला सिर्फ एक केस था जिसमें कंटेनर्स जो है जब हमने अननेम्ड कर दिया तो कंटेनर यहां पर क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। वो वाले केस को छोड़ के बाकी सब में सब कुछ डिफरेंट है। तो लिखेंगे अगला C2, कॉन्सेप्ट 2 लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू पार्सल्स। अब ये समझेंगे फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। गिवन n number of different objects and r number of distinct parcels। पार्सल मतलब पैकेट्स, बॉक्सेस, इवन पर्सन्स भी हो सकते हैं, कंटेनर्स, रिसीव करने वाला कोई भी रिसीवर हो सकता है जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, या प्लेसेस भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू r डिफरेंट पार्सल्स। कंडीशन क्या थी? व्हेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट इन एनी पार्सल। मतलब हर एक पार्सल इतना सफिशिएंटली लार्ज है कि वो सारे ऑब्जेक्ट को भी कंटेन कर सकता है। मतलब सारे ऑब्जेक्ट को आप एक पार्सल में भी डाल सकते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट को आर पार्सल्स में प्लेस करने के टोटल कितने वेज होंगे? कैन यू टेल मी? एन ऑब्जेक्ट है और आर पार्सल्स में प्लेस करने के कितने वेज होंगे? जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, number of ways of placing 4 rings या 5 rings
into 4 boxes. 5 रिंग्स को 4 बॉक्सेस में प्लेस करने के टोटल कितने वेज हैं? फाइव और 4. 5 की पावर 4 या 4 की पावर 5? 4⁵5. 5 की पावर 4 आंसर है कि 4 की पावर 5 आंसर है या 5p4 आंसर है या नन ऑफ दीज? अब देखो सबका अलग अलग आंसर आ गया। देखो 5 की पावर 5 4. की पावर 4 भी ऑप्शन एक आ गया, 4 की पावर 5 भी आंसर आ गया, 5p4 भी आ गया। वासु बोलता है 5p4 है। तो एक बात तो कंफर्म है, आंसर तो एक ही होगा, मल्टीपल तो नहीं हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, और ये कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गया। ध्यान से सुनना। आपको बोला क्या काम करने के लिए बोला गया है? ऐसा बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस हैं। आपका टास्क क्या है? 5 रिंग्स को 4 बॉक्सेस में रखना है। ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, और ये बॉक्स 3 है, और ये बॉक्स 4 है। और रिंग्स कितनी है? 5 रिंग्स है, R1, R2, R3, R4, R5। सबसे पहले मैं बता दूं why the answer, why C answer is wrong, this is wrong, why? Because ये कब होगा? जब 5 से 4 प्लेसेस में अगर एक एक रिंग एक एक में डालनी हो तब ये आंसर आएगा, क्योंकि 5 रिंग में से आप 4 रिंग सिलेक्ट कर रहे हो, चूजिंग 4 रिंग्स आउट ऑफ 5C4 वेज, एंड देन परम्यूटिंग, अरेंज किया ये 4 प्लेसेस पर 4 फैक्टोरियल, सो दिस कम्स आउट टू बी 5p4। लेकिन ये तब है कब? इफ ईच बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 1 रिंग। अगर ऐसा देते तो आंसर 5p4 होता। तो ऐसा तो कुछ यहां नहीं लिखा हुआ। क्या मैंने ऐसा बोला है कि हर एक बॉक्स में एक रिंग डालनी है? नो सर. ऐसा नहीं बोला गया। इसका मतलब ये आंसर, सी आंसर तो रूल आउट हो गया। सबको समझ में आ गया मिस्टर वासु? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। अब दूसरी बात, ये 5 की पावर 4 आंसर क्यों नहीं होगा और 4 की पावर 5 आंसर क्यों होगा, या हो कि ये भी नहीं होगा? उसके लिए अब यहां बात आती है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काउंटिंग करते समय 2 फंडामेंटल रूल्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है एडिशन रूल और एक होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल कब यूज होता है? मल्टीप्लीकेशन रूल तब यूज होता है जब एंड होता है, मतलब कई सारे टास्क हो और उनके बीच में कंजंक्शन एंड हो, कि ये भी करना एंड ये भी करना एंड ये भी करना है, तो उनके नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन और फॉर एडिशन। और होगा तो एडिशन करेंगे, एंड होगा तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहली बात ये। तो ये बात समझ में आ रही है? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मतलब एडिशन, ये तो पढ़ा होगा ना 11th में? यस सर. अच्छी बात है। अब आप बताओ कि यह टास्क क्या है। अब टास्क को समझो। टास्क क्या बोला गया है? डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्लेसिंग 5 रिंग्स। 5 रिंग्स को प्लेस करना है, मतलब रिंग 1 को प्लेस करना है, एंड रिंग 2, एंड रिंग 3, एंड रिंग 4, एंड रिंग 5। क्या आपके पास ऑप्शन है कि ये 5 में से किसी रिंग को आप ना प्लेस करो? नो सर. ये ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको 5 रिंग को प्लेस करना कंपलसरी है। बट क्या ये कंपलसरी है कि सारे बॉक्सेस का इस्तेमाल करो? नो सर। नो सर. ये कंपलसरी नहीं है। तो बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैं 5 रिंग को एक ही बॉक्स में डाल दूं और 3 बॉक्सेस मेरे अनयूटिलाइज रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब बॉक्सेस को इस्तेमाल करना कंपलसरी नहीं है, सारे बॉक्सेस को, लेकिन सारे रिंग्स को प्लेस करना कंपलसरी है। इसलिए रिंग के बीच में एंड लगेगा, बॉक्सेस को एंड से नहीं कनेक्ट कर सकते आप। तो रिंग 1 कैन बी प्लेस्ड इन हाउ मेनी वेज?
रिंग 1 को रखने के कितने 4 तरीके हैं? ways. 4 वेज। एंड रिंग 2 को 4 ways. 4 वेज, क्योंकि जिस बॉक्स में आपने रिंग 1 रखा उसमें रिंग 2 भी रख सकते हो। दोनों रिंग या सारी रिंग एक ही बॉक्स में भी जा सकती हैं। रिंग 3 के लिए भी कितने वेज होंगे? 4 वेज। रिंग 4 के लिए भी कितने वेज होंगे? 4 वेज। और रिंग 5 के लिए भी कितने वेज होंगे? 4 वेज। और एंड है तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 की पावर 5। बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो ये एग्जाम्पल से जो आपने सीखा उसी कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं, ठीक है? जो आपने इस एग्जाम्पल से सीखा उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने जा रहे हैं। अब वो जनरलाइज फॉर्मेट लिखते हैं, इसको आपको नोट कर चुके हैं, जिसको मैं हटा रहा हूं बेटा, ये एग्जाम्पल मैं हटा रहा हूं। शैल आई रिमूव इट? Yes, sir. तो हमने बोला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू आर नंबर ऑफ बॉक्सेस आर पार्सल्स व्हेन एम्प्टी पार्सल्स आर अलाउड। मतलब जब ये हम बोल रहे हैं कि कुछ पार्सल खाली भी हो सकते हैं, तो आंसर आएगा r टू द पावर n, नंबर ऑफ पार्सल टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे पिछले क्वेश्चन किया, नंबर ऑफ बॉक्सेस टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो b1 b2 b3 bn पार्सल्स हैं, p1 p2 p3 pr ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट हैं, और p1 p2 p3 ये पार्सल्स हैं। ये ऑब्जेक्ट को इन पार्सल में रखना है, तो b1 कैन बी प्लेस्ड इन r ways and b2 can be placed in r ways, b3 as well, b4 as well, and nth can also be distributed in r ways. So number of ways of distributing all these objects is equal to r into r into r n times. So r to the power n ways. याद रखने के लिए ये बात हमेशा याद रखना, आपको भूलना नहीं है। क्या? नंबर ऑफ पार्सल्स टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे कि अगर ऐसे समझो कि अगर एक पार्सल है, ऐसा एक पार्सल है मान लो, और एक ऑब्जेक्ट है, राइट? ये पार्सल है और ये ऑब्जेक्ट है, मतलब एक कंटेनर है। तो पार्सल में ऑब्जेक्ट ऐसे डालेंगे, ऐसे थोड़ी डालते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं क्या? ऊपर से डालते हैं ना? Yes, sir. बस यही इमेज याद रखना कि जो बेस नीचे जो होगा वो पार्सल्स का नंबर होगा, कंटेनर का नंबर बेस में होगा, और जो ऑब्जेक्ट का नंबर है वो पावर में होगा। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड सो दैट ये आपको भूले नहीं। तो r टू द पावर n, नंबर ऑफ पार्सल क्या है? r है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? n है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 स्टूडेंट्स number of ways, ऐसा number of ways 5 student can be placed in 3 doubt classes will be equal to, क्या बोलेंगे? 3 raised to power 5. 3 to the power 5. What is 3 to the power 5, by the way? (81 into 3) 243. इसमें ऐसा भी हो सकता था कि 005 050 500 या 410 401, है ना? ये तो नंबर की बात करें कि इस तरह से नंबर्स, और नंबर में भी ये 4 कौन से होंगे, वो भी परम्यूटेशन भी होगा ना, कि वो सिलेक्शन कि टोटल में से 4 सेलेक्ट करो, उसको इसमें डाल दो, एक इसमें डल जाएगा, एक खाली रहेगा। तो ऐसे जब काउंटिंग करेंगे तो सारा सम है 243। एनीवे, तो ये पहला पार्ट तो सबको क्लियर हो गया। अगला इसी में नेक्स्ट, अब यहां पर लिखा व्हेन एम्प्टी पार्सल्स आर अलाउड। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला जाए कि नो पार्सल इज एम्प्टी, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को
आर नंबर ऑफ पार्सल में कितने डिफरेंट वे से प्लेस कर सकते हैं व्हेन नो पार्सल शैल बी एम्प्टी, एक भी पार्सल खाली नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए केस 2, राइट डाउन केस 2। Case 2 says that number of ways of distributing n number of object into r number of parcels when at least one parcel is empty. When at least one parcel is empty. अब पार्सल हमारे पास में r नंबर में है। अब यहां पर देखो ये जो एटलीस्ट जहां आता है ना वहां यूनियन यूज होता है, ध्यान रखना हमेशा। अब मैं एक नोटेशन लिख रहा हूं, मान लो कि ए आई या ए के denotes set of distributions if kth parcel is empty, kth parcel is empty। कहने का मतलब है कि जब आप एन ऑब्जेक्ट को आर नंबर ऑफ पार्सल में प्लेस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस भी होंगे जिसमें पहले पार्सल में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं गया, कुछ ऐसे होंगे जिसमें दूसरे में एक भी नहीं गया, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें पहला दूसरा दोनों खाली है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि वो सारे पार्सल, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें केथ पार्सल जो है, के नंबर वाला जो पार्सल है वो खाली है, उस सारे डिस्ट्रीब्यूशन के कलेक्शन को हम ए के बोल रहे हैं। एक नोटेशन मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन का मतलब होता है नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन। कम से कम एक पार्सल एम्प्टी है, मतलब या तो पहला एम्प्टी है या दूसरा एम्प्टी है या तीसरा एम्प्टी है या चौथा एम्प्टी है या पांचवा या छठा या आरथ एम्प्टी है, क्योंकि आर ही पार्सल है। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी करते समय बताया था कि ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए और बी और सी। तो ऐसे यहाँ पर है A1 और A2 और A3, पहला दूसरा तीसरा चौथा या आरथ, कम से कम एक खाली है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। और यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगता है, उसको कैसे लिखते हैं? तो सिंगल सिंगल सेट के नंबर का सम, तो सिग्मा नंबर ऑफ ए आई ऐसे लिखते जाएंगे आप। आई वेरीज 1 to r माइनस दो दो का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, नंबर ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, एंड प्लस तीन तीन का इंटरसेक्शन ऐड होगा, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, माइनस, ये मैं प्रूफ बता रहा हूं, जरूरी नहीं आपको लास्ट रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ केवल समझना है, ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ, अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देने की कोशिश करो। नंबर ऑफ ए आई क्या होगा? कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ध्यान से सुनना, इन हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूशंस ith पार्सल इज एम्प्टी, कितने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे जिसमें ith पार्सल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर 5 ऑब्जेक्ट थे और 3 बॉक्सेस थे, ठीक है, और मैं बोलूं कि कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेकंड बॉक्स जो है वो खाली है, तो भाई अगर सेकंड बॉक्स खाली है इसका मतलब ये पांचों ऑब्जेक्ट या तो इसमें गए या तो इसमें गए या इन दोनों में गए, बट इसमें नहीं गए। तो 5 जितने तरीके से 5 ऑब्जेक्ट को 2 बॉक्सेस में प्लेस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये वाला तो खाली है, इसको तो फेंक दो, उठा दो इसको, तो 5 को 2 में प्लेस करने के कितने वेज होंगे? 2 की पावर 5। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, अच्छा sir. अच्छा, कितने ऐसे होंगे जिसमें पहला बॉक्स खाली है, पहला पार्सल खाली है, उसके कितने वेज होंगे? अब बोलेंगे पहले वाले को डिनाई कर दो, और जितने तरीके से ये दोनों में, तो वो भी 2 की पावर 5। तो पहला वाला बॉक्स एम्प्टी है, उसके भी नंबर ऑफ वेज 2 की पावर 5 है। सेकंड बॉक्स एम्प्टी है तो भी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 की पावर 5 है। मतलब ith पार्सल एम्प्टी है, उसके कितने वेज होंगे? तो r - 1 to the power n।
क्या किया मैंने, ith पार्सल को रिमूव कर दिया। अब बचे कितने पार्सल्स, टोटल कितने पार्सल थे, आर। R एक पार्सल को रिमूव करने के बाद हाउ मेनी पार्सल्स आर लेफ्ट, R minus आर माइनस वन। ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन। एन ऑब्जेक्ट को आर माइनस वन पार्सल में प्लेस करने के बेटा कितने वेज होंगे, R minus नंबर ऑफ पार्सल टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर मैं अगला अगला जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया। नंबर ऑफ ए आई इंटरसेक्शन एजे, ए आई का मतलब ith पार्सल एम्प्टी है, एजे मतलब jth पार्सल एम्प्टी है। ए आई इंटरसेक्शन एजे मतलब ith एंड jth दोनों पार्सल खाली हैं। तो कितने वे से होंगे, कितने R डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, minus 2 R R minus minus 2 2 raised raised to to power power n. n. power वेरी n। करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब तुम लोगों को समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब जरा मुझे बताओ कि ये जो पहला टर्म है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 प्लस नंबर ऑफ A3 प्लस नंबर ऑफ A4 अप टू नंबर ऑफ AR। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो नंबर ऑफ A1 R में raised भी to power r माइनस वन की पावर n, नंबर ऑफ A2 भी होगा r माइनस वन की पावर n, नंबर ऑफ A3 भी होगा r माइनस वन की पावर n। तो r माइनस वन की पावर n कितनी बार ऐड हो रहा है, r टाइम्स, क्योंकि हर एक जितने सेट हैं उतनी बार, तो RC1 टाइम्स, इसको लिखो RC1। और इसको ऐसे समझो, R पार्सल है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, R पार्सल है, एक एम्प्टी वाले काउंट कर रहे हैं, वन पार्सल एम्प्टी वाले केस से हम पहले ऐड कर रहे हैं। तो R में से एक पार्सल सेलेक्ट करो RC1 वे से, उसको रिमूव कर दो, उसको फेंक दो बाहर। बचे हुए R माइनस वन में n ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के कितने वेज हैं, R माइनस वन की पावर n। ये सिंगल एम्प्टी वाले सारे केसेस आ गए इसमें, सिंगल पार्सल एम्प्टी वाले सारे केसेस आ गए। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ आई से दैट वन पार्सल इज एम्प्टी, एक पार्सल को हटाने के बाद में r माइनस वन में n को प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें इसमें भी r माइनस वन की पावर n में ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑब्जेक्ट एक ही पार्सल में गए और बाकी सारे एम्प्टी हैं। तो इसमें दो एम्प्टी वाले केसेस भी काउंट हो रहे हैं, तीन एम्प्टी वाले भी काउंट हो रहे हैं, चार वाले भी काउंट हो रहे हैं, और रिपीटेड काउंटिंग हो रही है। इसलिए अब दो दो वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो एम्प्टी वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या होंगे, तो दो एम्प्टी का क्या नंबर है, r माइनस टू की पावर n। ऐसे कितने टर्म आएंगे इसमें, R minus 2 की power r माइनस टू की पावर n तो आएगा, लेकिन कितने ऐसे टर्म आएंगे, इसका मतलब क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ A1 इंटरसेक्शन, RC2 हाँ वेरी करेक्ट, RC2, R में से दो दो के जितने ग्रुप बनेंगे उतने टर्म आएंगे। वेल डन, वेल डन। जैसे यहां पर एक एक वाले कितने टर्म थे, RC1, तो ऐसे दो दो के इंटरसेक्शन वाले कितने पेयर बनेंगे, RC2 प्लस इसमें कितने होंगे, RC3 वेरी गुड, RC3 इंटू R माइनस थ्री की पावर n। अगले में RC4 इंटू R माइनस फोर की पावर n, ऐसा रहेगा। तो ये एक फार्मूला आ गया, इट इज इक्वल टू, इस फार्मूले को जरा मैं सिग्मा नोटेशन में लिख रहा हूं, बिकॉज ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस वन की पावर, वन पे पॉजिटिव है, टू पे नेगेटिव है, इवन पे नेगेटिव है और ऑड पे पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा माइनस वन की पावर k माइनस वन, RCK, R माइनस k टू द पावर n, वेयर k वेरीज वन से लेके r तक, r या r माइनस वन, क्योंकि सारे पार्सल तो खाली नहीं होंगे r माइनस वन तक। हालांकि r भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब k की वैल्यू r डालोगे ना तो वो टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो ऐड करने से नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो दिस इज द फार्मूला फॉर एटलीस्ट वन पार्सल एम्प्टी। जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो एक, 4 books are placed randomly into 3 different bags. Find the probability that each bag
contains, not find the probability that no bag is empty. No bag is empty. आंसर बोलो। तो पहले तो इस केस में 4 बुक्स को 3 बैग्स में प्लेस करने के टोटल कितने वेज होंगे? हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन प्लेस 4 बुक्स टू 3 बैग्स? 3 raised power 4. हाँ, तो ns तुम्हारा हो गया 3 to the power 4. That is actually 81. And what is any? अब हमें any बोल रहे हैं कि कोई भी बैग खाली नहीं होना चाहिए, मतलब 4 बुक को 3 बैग में डालना है लेकिन कोई बैग खाली नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? 1 empty, 1 बैग empty वाले केसेस देंगे। 3C1, 3 में से एक बैग सेलेक्ट करो, उसको हटा करके 2 बैग्स में 4 को प्लेस करने के वेज हैं 2 की पावर 4। बट इसमें जब ऐसा किया, ध्यान से देखो, जब ऐसा किया आपने तो हुआ क्या कि 3 में से एक बैग हटाया, तो अगर आपने बैग 1 हटाया और बैग 2 और बैग 3 में प्लेस किया, है ना, तो हो सकता है सारे बुक इसमें चली गई और ये खाली है, तो B1 और B3 खाली है। देखो ध्यान से। यस सर। इसी तरह से जब आपने 3 में से एक बैग 3C1, तो 3C1 में तो B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, B3 भी आएगा। मान लो कि B3 हटा दिया आपने और B1 B2 में जब आपने प्लेस किया, तो हो सकता है कि सारी के सारी बुक्स बैग 2 में गई और B1 खाली है, तो B1 B3 खाली यहां भी काउंट हुआ और B3 B1 खाली यहां भी काउंट हुआ, मतलब रिपीटिशन हो रहा है। 2 एम्प्टी वाले 2 बार रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो जब आपने ये लिखा ना 3C1 into 2 की पावर 4, इसमें 2 बैग एम्प्टी वाले केसेस डबल काउंट हो गए हैं, तो एक बार माइनस करेंगे, -3C2, 3 में से 2 बैग सेलेक्ट करो और उसको रिमूव करके एक बैग में सारे बुक को 1 की पावर 4। अब आंसर जो आया, ये आया कितना? 16 3 जा 48 -3, तो आ गया बेटा 45। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बोलो? 45/81। 45/81 का मतलब हो गया 9 5 जा 45/9, 5/9। ठीक है? यस सर। कितना परसेंट लगभग है, कितना परसेंट चांसेस है इस बात के? तो 9 5 जा, हाँ 55%, 55.5% के आसपास। एनीवे, तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट पर बेस करके प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएंगी। ठीक है जी, तो इसको हटा दें अभी, अगला इसके आगे चलें कॉन्सेप्ट पे। तो क्या क्या आप सीख गए कि n ऑब्जेक्ट को r नंबर ऑफ पार्सल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कितने वे से करते हैं? व्हेन एम्प्टी पार्सल्स आर अलाउड। फिर दूसरा केस क्या किया? व्हेन एटलीस्ट 1 पार्सल इज एम्प्टी, कम से कम एक पार्सल खाली है। तो आप बच गया कौन सा केस? व्हेन नो पार्सल इज एम्प्टी, तो केस 3 लिखेंगे, व्हेन नो पार्सल इज एम्प्टी। ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं क्योंकि आप नोट कर चुके हैं, राइट? तो अब केस 2 लिखेंगे, when no parcel is empty। नो पार्सल एम्प्टी का केस को काउंट कैसे करेंगे? कम से कम एक एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट्री है, नन और एटलीस्ट 1 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होती है। तो हमें बोला गया नो पार्सल इज एम्प्टी इज इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ टोटल वेज, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर माइनस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एटलीस्ट 1 पार्सल इज एम्प्टी। ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे बेटा? r टू द पावर n माइनस नंबर ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन ar। अब आप इसको कंप्लीट करो। चलो ये वाला तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो,
तो इसको लिखो आर की पावर एन माइनस सिग्मा -1 की पावर के -1 आर सी के आर माइनस के की पावर एन। अब एक बात ध्यान से देखो कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं प्लस इंटू -1, और ये -1 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिग्मा के अंदर ले जाऊंगा तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके -1 की पावर के बना देगा, बनाएगा ना। यस सर। तो ये आ गया तुम्हारा r टू द पावर n प्लस समेशन -1 टू द पावर k आर सी के r माइनस के की पावर n, और k की वैल्यू 1 से लेके r -1 है। अब ये जो जनरल टर्म है, ये सिग्मा का जो जनरल टर्म है, इस जनरल टर्म में k की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो पहला टर्म आएगा, k इक्वल टू 2 पर दूसरा आएगा, 3 पर तीसरा आएगा, ऐसे r -1 टर्म आएंगे। जरा इसी में k की वैल्यू 0 डालो, तो k इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 0 1, आर सी 0 1, r की पावर n, यही आएगा ना बाहर वाला। यस सर। इसका मतलब है कि हम ये दोनों इस टर्म को इस सीरीज के साथ क्लब करके लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा -1 टू द पावर k आर सी के आर माइनस के की पावर n, K0 to n r minus हाँ k0 टू r माइनस। कहने का मतलब ये है कि कुछ ये अगर इसको आप, ये तो सिग्मा के नोटेशन में लिखा, अगर मैं डायरेक्ट नोटेशन में लिखूं ना तो ये ऐसा नजर आएगा, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ऐसा आएगा r टू द पावर n माइनस आर सी 1 इंटू आर माइनस 1 की पावर n प्लस आर सी 2 इंटू आर माइनस 2 की पावर n माइनस आर सी 3 इंटू आर माइनस 3 की पावर n। इवन में पॉजिटिव आर और यहां पर आर सी 0 लिख सकते हो, है ना। तो एक पैटर्न बन गया, देखो इवन में पॉजिटिव, ऑड में नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा, याद रहेगा। यस सर। चलो तो अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया। मैं इसके बाद अगर आपने नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन टेकअप करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन है जिसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, 5 पार्ट होंगे, हर एक पार्ट का आंसर आपको देना है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से डी अरेंजमेंट का एक कॉन्सेप्ट मैंने किया था और उसका वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा था कि नहीं वो? यस सर, देखा था। हाँ, डाउट्स जो पिछला डाउट सेशन मैंने शेयर किया था उसमें डी अरेंजमेंट डिस्कस किया था, और डी अरेंजमेंट पर एक दो सवाल भी किए थे, तो उसको देखा था, तो उससे एकदम बिल्कुल मिलता जुलता है। ये कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही दोनों में यूज हुआ है। तो इसको नोट कर लिया, मैं अगला क्वेश्चन पे जाऊं। यस सर। Yes, sir. हाँ, सभी लोग एक बार कंफर्म कर दो बेटा, अगर मैं ये क्लियर हो गया, नोट कर लिया तो यस बोलो, मैं क्वेश्चंस पे मूव करूं। तो एटलीस्ट वन पार्सल एम्प्टी के केस में हम लोगों ने ऐसे ये लिखा और इसको सिंप्लीफाई करके ये लिया, फिर नो पार्सल एम्प्टी, नो पार्सल ब्लैंक मतलब टोटल में से एटलीस्ट वन वाला माइनस किया और फिर आंसर आ गया। अब कभी कभी ऐसा पूछ देंगे कि एग्जैक्टली इतने पार्सल खाली हैं, एग्जैक्टली, तो आप क्या करेंगे कि अगर मैं बोला एग्जैक्टली 3 ब्लैंक, तो आप 3 सेलेक्ट कर लो और आर सी एन सी मतलब आर में से 3 सेलेक्ट कर लिया, आर सी 3, और बचे हुए जो हैं उसमें आप एन को प्लेस करोगे सो दैट नन ऑफ देम एम्प्टी, तो यही वाला कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। तो एक केस और भी लिख लो अपने आप, the total number of distribution in which exactly m number of parcels are blank, exactly m parcels are blank, it is equal to RCM, R में से m select करो, number of ways of choosing m parcel to keep blank। बेटा किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है, प्लीज कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड, सॉरी म्यूटेड। एंड देन एम पार्सल को हमने उठाया, सेलेक्ट किया, उसको ब्लैंक कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, और बचे हुए आर माइनस एम पार्सल में हम
n ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बट कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला जो होगा यही पिछला वाला फार्मूला, सिग्मा -1 की पावर k r माइनस m c k r माइनस m माइनस k की पावर n, k वेरीज 0 to r माइनस m माइनस 1। तो ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे बोलना है कि ये इसके लिए वही तीसरा वाला केस यूज हुआ है बस, तो क्वेश्चन करेंगे ज्यादा बेटर है। 4 बुक्स हैं, 4 books are randomly distributed into 3 parcels, then find the probability of the following: at least 1 parcel blank, no parcel blank, exactly 1 parcel blank। जल्दी आंसर करो। 4 books are randomly distributed into 3 parcels, then find the probability that at least 1 parcel is blank। दूसरा, probability that no parcel is blank। तीसरा, probability that at least 1 parcel is blank, exactly 1 parcel is blank। तो ns तो क्लियर हो गया बेटा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज क्लियर, राइट? 3 to the power 4 81, and a part, अगर ये E1 इवेंट है और दिस इवेंट लेट मी कॉल इट E2 एंड दिस इवेंट लेट मी कॉल इट E3, नंबर ऑफ E1 क्या होगा बोलो? हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच एटलीस्ट 1 पार्सल इज ब्लैंक? 3C1 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3C2 इंटू 1 की पावर 4, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था आपने, 45। तो ये प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू 15/81, दैट इज 5/9। ऐसे ही बी पार्ट और सी पार्ट का आंसर लिख दो क्विक। पार्ट बी और सी का आंसर करो जल्दी से, मैं तब वेट कर रहा हूं। 2 मिनट 3 मिनट टाइम है आपके पास। हो गया? बी पार्ट और सी पार्ट का आंसर आ गया जी सबका? यस सर। बी में नो पार्सल इज ब्लैंक तो आ गया होगा बेटा, NE1 NE2 अगर कैलकुलेट करो तो obvious सी बात है, नो पार्सल इज ब्लैंक तो आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज 3 की पावर 4 माइनस एटलीस्ट 1 ब्लैंक, 3C1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3C2 इंटू 1 की पावर 4, तो इट कम्स आउट टू बी 81 माइनस 45 एक्चुअली, या ऐसे बोल सकते हो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना? तो मैं ऐसे पूरा कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 36 and probability will be 4/9। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों कम से कम एक ब्लैंक और नो ब्लैंक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये इसको हम E2 को E1 बार भी लिख सकते हैं। तो आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी E1 बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1, तो यहां से हम 1 माइनस 5/9, तो 4/9 डायरेक्ट भी बोल सकते थे। एनीवे ये हो गया, ये हो गया इसका एग्जैक्टली 1 ब्लैंक। एग्जैक्टली 1 पार्सल ब्लैंक के लिए क्या करेंगे? तो पहले बोल रहे एक पार्सल खाली होना चाहिए और सिर्फ एक खाली होना चाहिए, बचे हुए 2 जो है उनमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले एक कौन सा एक खाली रखना वो चूज करो, चूज 3C1 वेज। अब बचे हुए 2 पार्सल हैं, एक तो सेलेक्ट किया उसको फेंक दिया बाहर, अब 2 पार्सल आपके पास में है, वो 2 पार्सल में 4 बुक्स को प्लेस करना है बट कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो 2 पार्सल में 4 बुक को प्लेस करने के कितने वेज हैं? अरे 2 की पावर 4 यार, 2 की पावर 4 माइनस एक खाली, हाँ -2C1 टाइम्स 1 की पावर 4, तो 2C1। अब ये सी बात है देखो कि 2 की पावर 4 टोटल वेज है, इसमें 2 केसेस अनडिजायर्ड है, क्या कि जब सारे चारों बुक पहले वाले पार्सल में चली गई तो दूसरा खाली हो गया, या जब दूसरी में चली गई तो पहला खाली हुआ, 2 केसेस नहीं चाहिए, वही 2 माइनस हो गया, 2C1 इंटू 1 की पावर 4। यस सर। ये था तुम्हारा 2C0 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2C1 इंटू 1 की पावर 4, दैट्स इट।
तो 1 की पावर 4 1 होता है, इसलिए लिखा नहीं था। आंसर आया तुम्हारा क्या, ये Ne3 आया। क्या आएगा भाई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 2 इज 14, कितना आ गया? 42. हाँ जी 42। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 81. इसमें कुछ 14/27. 14/27। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। इस पर और भी क्वेश्चंस करते हैं। इस पर देखो कभी कभी क्या इसी पर बेस्ड है, नंबर ऑफ फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन फंक्शन, बाइजेक्शन, ये सारी बातें इसी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होंगी। तो लेट्स गो टू दोज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन करो। बोल रहा है फंक्शन f from a to b is selected randomly out of all the functions defined from a to b, where a has 3 element a b c and b has 3 element x y z. Find the probability that it is one function. Find the probability that it is surjective function. तो अब जरा देखो यहाँ पर भी, अब जैसे फंक्शन से कैसे कनेक्ट करोगे थोड़ा मैं समझा दूं पहले आपको। देखो अगर यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट ही है, नोट कर लो, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि f is a relation from set x to set y, where set x consists of element x1, x2, x3 up to xn, and set y contains element y1, y2, y3, yr। ठीक है, तो मतलब ये एक दो सेट है ऐसे, ये सेट x है और ये सेट y है। इसमें x1, x2, x3 ऐसे एलिमेंट है, n एलिमेंट है, और इसमें r एलिमेंट है। अब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत सारे बातें एक साथ क्लियर हो जाएंगी, जो +2 में आपको यूज करनी पड़ेंगी कैलकुलस में, और 11th में भी आपको यू आर सपोज टू डू, नहीं किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट समझो। पहला क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा इस सिचुएशन में कि x सेट से y सेट पर टोटल कितने, या नंबर ऑफ, पहला आउटकम, पहला रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y, x कार्टेशियन प्रोडक्ट y में कितने एलिमेंट होंगे, जल्दी बोलो। M cross R. Number of element in x into number of element in y, and therefore it is equal to n into r. Very correct, very good. दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिलेशंस f defined from set x to set y, x सेट से y सेट पर टोटल कितने रिलेशन डिफाइन होंगे। अब मैं आपका +1 टेस्ट कर रहा हूं कि आपने क्या क्या किया हुआ है +1 में, जो हमें लगेगा कि वो नहीं आता वो मैं बताऊंगा। कितने रिलेशंस डिफाइन होंगे बेटा x से y सेट पर। व्हाट इज रिलेशन फ्रॉम x टू y? Any relation which is defined from x to y is a set of ordered pair, and x cross y is the set of all ordered pair, and therefore every relation is a subset of x cross y. It is equal to number of subsets of x cross y, क्योंकि हर एक रिलेशन सेट x से सेट y पर डिफाइंड हर एक रिलेशन x क्रॉस y का सबसेट होता है, बिकॉज x क्रॉस y में सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं और रिलेशन में कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो कितने रिलेशन होंगे, जितने सबसेट्स होंगे। ये बात समझ में आ रही है? Since relation R from x to y is a subset of x cross y,
सो कितने डिफरेंट रिलेशन होंगे, जितने सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे x क्रॉस y के? 2 की पावर जितने एलिमेंट होंगे उस सेट में n क्रॉस r, दैट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ये आ गया कि x सेट से y सेट पर हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड। तीसरा कॉन्सेप्ट, number of functions defined from x cross y, number of functions f from x to y। ये तो आपने बता दिया कि इतने रिलेशन होंगे, बट सारे रिलेशन तो फंक्शन होते नहीं है। कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं? when for each input there is exactly one output। तो कितने फंक्शन होंगे, मतलब आउट ऑफ सो मेनी रिलेशंस कितने रिलेशन फंक्शन होंगे। तो फंक्शन होने में क्या है वो ध्यान से सुनो। फंक्शन होने के लिए यहां पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अनरिलेटेड कोई एलिमेंट डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो x1 भी रिलेटेड होना चाहिए, एंड x2 भी रिलेटेड होना चाहिए, एंड x3 भी रिलेटेड होना चाहिए, एंड xn, मतलब x1 से लेके xn हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा जी, x1 को रिलेट करने के लिए कितने वेज हैं? r वेज हैं। या तो x1 y1 से होगा, या y2, या y3, या yr, ठीक है। और x2 को रिलेट करने के कितने वेज होंगे? तो x2 भी r वेज होंगे। ऐसा भी हो सकता है x1 x2 दोनों सेम से रिलेट हो जाए, मेनी वन फंक्शन हो सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि फंक्शन बनाना या n नंबर ऑफ एप्पल्स को r नंबर ऑफ बास्केट में प्लेस करना एक ही बात है। तो कितने फंक्शन होंगे, जितने तरीके से ये इनको एप्पल मान लो और इसको बास्केट मान लो, n एप्पल्स को r बास्केट में प्लेस कर सकते हैं। और कितने तरीके से कर सकते हैं? r की पावर n। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आगे से याद रखेंगे, Yes, sir. number of function is number of ways of mapping the elements of the domain into कोडोमेन। मतलब कोडोमेन के एलिमेंट को बॉक्सेस मान लो और डोमेन के एलिमेंट को एप्पल्स मान लो या ऑब्जेक्ट मान लो, और ऑब्जेक्ट को पार्सल में प्लेस करने का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो नंबर ऑफ पार्सल टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r की पावर n, इतने फंक्शन होंगे। मतलब टोटल इतने रिलेशन होंगे, उसमें से इतने ही फंक्शन होंगे। हमेशा इसकी वैल्यू इससे कम आएगी, ये भी ध्यान रखना। मतलब r की पावर n विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n इंटू r। ये एक इनइक्वालिटी भी इसी से प्रूव हो रही है। आगे चलो, अगला कॉन्सेप्ट, कितने 1 फंक्शन होंगे बेटा? नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। ये जो आपने इतने सारे फंक्शन बताए, इसमें कितने इंजेक्टिव फंक्शंस होंगे x सेट से y सेट पर? तो इंजेक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट एक से रिलेटेड होगा, दो सेम से नहीं होंगे। तो उसके लिए ये n में से r एलिमेंट सेलेक्ट करो और वो r एलिमेंट को ये r के ऊपर में 1 ऑन ईच करके परम्यूट कर दो। तो आएगा NCR इंटू r फैक्टोरियल, दैट इज NPR। ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल होगा जब n की वैल्यू r से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू r से लेस हो गई तो आंसर 0 आ जाएगा, और आना भी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 3 ऑब्जेक्ट को 3 एलिमेंट यहां है और 4 यहां है, कितने फंक्शन बनेंगे? तो आप बोलोगे एक भी फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों में से एक एक डाल देंगे तो एक बच, मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट यहां है, 4 यहां है। One second बेटा, there was some disconnection, just hold on. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये समझ में आ गया कि n की वैल्यू अगर लेस हो गई, जैसे यहां पर
3 है और यहाँ 4 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 1 फंक्शन बन जाए, है ना, क्योंकि 3 को एक एक करके 3 से रिलेट करेंगे तो एक खाली रहेगा यहाँ पर। हटाए? यस सर। Yes, sir. मैंने क्या बोला? n इज ग्रेटर देन r। यहाँ थोड़ा सा कुछ एक सेकंड मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, एक सेकंड। n ऑब्जेक्ट है, ओहो, नो 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 नो, ऐसे हमेशा यस सर मत बोलो। ऐसे देखो, अगर यहाँ पर ज्यादा ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये सारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है तभी फंक्शन होगा, तो ये जो इमेजेस का नंबर है ये इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तब तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये कंडीशन गलत लिखी हुई है, इसको सही करो। ये होगा बेटा जब r की वैल्यू n से बड़ी हो, और ये भी यहां भी चेंज होगा, ये npr नहीं होगा। हाँ, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन। r अगर n से बड़ा है या इक्वल है तो r में से पहले आप क्या करेंगे, n पार्सल सेलेक्ट करेंगे, मतलब n इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, rcn इंटू n फैक्टोरियल, तो rpn होगा। rpn, r is greater than equal to n and it is 0 if r is less than n। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यहाँ पर x है और यहाँ y है और यहाँ पर abc है, क्या आप 1 1 फंक्शन बना सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ये इससे रिलेट हो जाए, ये इससे रिलेट हो जाए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं x y z और यहाँ पर 2 हैं a एंड b, क्या आप 1 1 फंक्शन बना सकते हो? नो सर। नहीं बना सकते। जैसे x b से रिलेट हो गया, y a से, तो z कहाँ रिलेट होगा? z जिसके पास भी रिलेट करोगे तो मेनी वन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ छोड़ सकते नहीं आप, एक भी एलिमेंट यहाँ पर अनरिलेटेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फॉर ईच इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट, तब ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ element in the codomain shall be always less or equal to number of element in domain। तो r की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू n होगी तो होगा, अगर कोडोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट लेस और इक्वल होगा, लेस होगा तो नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर 0 आ गया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं हटा रहा हूं। तो इंजेक्टिव फंक्शन भी हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट लिख दो, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इनटू का मतलब क्या होता है? एक्स सेट से वाई सेट पर कितने इनटू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इनटू का मतलब होता है कि यहां पर कम से कम एक एलिमेंट खाली हो। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब ये n एलिमेंट को r पे मैप करना है, यहां पर कम से कम एक एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आप कुछ ऐसा बोलोगे कि n एप्पल है, r बास्केट में प्लेस करना है, कम से कम एक बास्केट खाली होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 बास्केट इज एम्प्टी। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, याद है कि नहीं? सिग्मा -1 की पावर k -1 RCK r माइनस के की पावर n, k वेरीज 1 से लेके r -1। और जब यहां नो पार्सल एम्प्टी, ये लास्ट केस लिख दो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शंस।
f डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू y, ये क्या हो जाएगा, कोई भी यहाँ खाली नहीं होना चाहिए, तो जो लास्ट में अभी डेराइव किया था क्या, सिग्मा -1 की पावर k की वैल्यू 0 से लेके r-1 वेरी करेगी, r(k) r-k की पावर n। तो जो कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने आपको बताया, ये वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आप केवल पार्सल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करो, रादर वो कॉन्सेप्ट इसलिए भी मैंने बताया कि अभी आपको क्वेश्चन, जब कैलकुलस वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि ए सेट में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट हैं, और उस पर रेंडमली एक रिलेशन डिफाइन किया गया, एंड आउट ऑफ ऑल द रिलेशंस डिफाइंड वन इज पिक्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फंक्शन, then out of all functions defined from x to y, if one function is randomly selected, what is the probability that it is injective, what is the probability that it is surjective, समझ रहे हो, what is the probability that it is many one function। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आप सारी के सारी कर सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मतलब ये समझ में आ गया, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीछे पार्सल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। पार्सल वाला समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, तो ये वाले सवाल भी हो जाएंगे, वो वाले भी हो जाएंगे। कैन वी टेक अप सम प्रॉब्लम्स नाउ? हेलो, यस सर। नोट कर लिया सारा? यस सर। Yes, sir. तो यहां से एक इनइक्वालिटी भी डिराइव हो रही है, ये नंबर ऑफ रिलेशन था, ये नंबर ऑफ फंक्शन था, और नंबर ऑफ फंक्शन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू np rpn। number of injective function will be less than equal to total number of function will be less than equal to total number of relation। ये हर r और n के लिए वैलिड है, r and n belongs to नेचुरल नंबर के लिए ये वैलिड है सारा। चलिए, ये एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, अभी तक पूछी नहीं गई है, तो कभी एग्जाम में किसी एडवांस लेवल पे पूछी जा सकती है। एनीवे, तो लेट्स वर्कआउट, 2-3 प्रॉब्लम जल्दी जल्दी इस पे आंसर करो। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन करो क्विक। बोल रहे हो फंक्शन f फ्रॉम a से a टू b सेलेक्टेड रेंडमली आउट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम a टू b। तो ns क्या होगा बेटा? ns 3 plus 3। ns हो जाएगा 3 क्यूब। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a is equal to 3 and number of element in b is also 3 and नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो जाएगा? तीन एलिमेंट को 3 पर मैप करना है, 1 ऑन ईच, 3 फैक्टोरियल 3p3। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी दैट द फंक्शन इज 1 फंक्शन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 फैक्टोरियल इज 27 डिवाइडेड बाय नो सर 3 फैक्टोरियल 6 है। आई एम वेरी सॉरी, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब 2/9। पहला पार्ट हो गया सब। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट पे जाओ। इसको ए लिख दो यार, दिस इज ए एंड दिस इज बी। हाँ जी, अब बोलो। 1 आ गया। सर्जेक्टिव बोल रहे हैं। अब अच्छा बताओ, जो 1 होगा वो सर्जेक्टिव भी होगा? यस सर।
अगर आप ए बी सी और यहाँ है एक्स वाई जेड, अगर आप यहाँ पर मेनी वन फंक्शन कोई भी डिफाइन करो, जैसे मान लो ये 2 को 1 पर मैप कर दो, तो ये एक, ये चाहे जिस पे मैप होगा तो एक खाली रह जाएगा, तो ये नॉन सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो मेनी वन विल बी नॉन सर्जेक्टिव। ऑल मेनी वन फंक्शंस आर नॉन सर्जेक्टिव, इनटू हो जाएंगे वो। तो इसका मतलब है कि और 1 1 जितने होंगे वो सर्जेक्टिव होंगे, एंड 1 1 फंक्शंस आर सर्जेक्टिव। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 फंक्शन, 2/9। वैसे अगर नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन आपको काउंट करना हो तो 3 को 3 में डालना, नन इज एम्प्टी, तो आएगा 3 की पावर 3 माइनस 3c1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3c2 इंटू 1 की पावर 3। कैलकुलेट करो तो आएगा 27 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 3, 30 माइनस 24 इज 6। तो वही आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन अगर ऐसे भी इस फार्मूले से भी कैलकुलेट करते तो आ जाता 6/27, 81। तो आ जाएगा तुम्हारा नहीं, क्या लिखा सर था? 6/27 आएगा, 81 की जगह। 6/27 आएगा, 27, 2/9 ही आएगा, वही आंसर आना भी चाहिए, क्योंकि आप चाहे जैसे सोचो आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो आंसर तो वही आना चाहिए। तो आई थिंक समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अब यहां सिचुएशन हमारी क्या है, दो सेट्स है, ए सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट, बी कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। ए सेट से बी सेट पर फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू, 3 को 5 पे जितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 5 क्यूब 125। अब पहला पार्ट एनी क्या होगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन काउंट कैसे करेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 5 क्यूब माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। कितने 1 1 फंक्शन होंगे, 3 एलिमेंट को 5 पे 1 to 1 मैप करने की कितने वेज होंगे, 5p3। 5p3। 5 में से 3 पहले सेलेक्ट करो, उस पे 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल 5p3। 5p3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 60। यस सर। तो नेट आंसर कितना आ गया, 65। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 65/125। थर्टीन बाई 25। यस सर। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। जस्ट प्लीज आंसर दी सेकंड पार्ट।
मेनी वन फंक्शन का आंसर आ गया। 12/25। नहीं 12/25 तो 1 1 आएगा। सर्जेक्टिव पूछ रहे हैं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव होगा यहां पर कोई? 3 को 5 पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 को 2 पे कर नहीं सकते, तो अगर 1 1 भी करोगे तो भी 2 एलिमेंट छूट जाएंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑल द पार्सल्स आर ऑक्यूपाइड। तो जितने फंक्शन बनेंगे सारे के सारे नॉन सर्जेक्टिव होंगे। ऑन टू फंक्शन एक भी नहीं बनेगा, सारे के सारे इन टू फंक्शन बनेंगे। तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन इज 0। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन विल बी 0। And therefore probability of E will be 0 in this case. क्लियर है साहब? समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। Excuse me, sir. यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें तो मतलब ए में नहीं खाली हो सकते, बी में तो खाली हो सकते हैं। हाँ तो सर्जेक्ट ए में नहीं, बी में खाली हो सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ओके है? सर, ओके सर, ओके सर। ऑन टू का मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए बेटा। कोडोमेन में एक भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कोई फंक्शन, ऐसा ये इनटू फंक्शन है, 1 1 इनटू हो गए। और अगर ऐसा है ये क्या है? ये ऑन टू हो गया। मेनी वन है बट ऑन टू है, क्योंकि यहां कुछ खाली नहीं है। लेकिन यहां पर अगर एक एक्स्ट्रा बना दो तो ये मेनी वन इनटू हो जाएगा। तो ऑन टू का मतलब है कि ऑल द एलिमेंट, ये भी इनटू है, ऑन टू नहीं है। अब यहां ऐसे करते हैं, अब क्या हो गया? ये ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है। और ये क्या है? ये वाला अभी इनटू है, लेकिन इसको हटा दें तो ये मेनी वन ऑन टू है। मतलब सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। और नॉन सर्जेक्टिव, सर्जेक्ट मतलब कवर होना, जब रेंज कोडोमेन को पूरा कवर करेगी तो ऑन टू। नॉन सर्जेक्टिव मतलब इनटू। ठीक है? जैसे यस सर। कोविड-19 इनटू सोसाइटी एंड कोविड-19 ऑन टू सोसाइटी। जब हम बोलेंगे कोविड इज इनटू सोसाइटी, मतलब सम पीपल आर इन्फेक्टेड, एंड कोविड-19 ऑन टू सोसाइटी व्हेन एवरीबॉडी विल बी इन्फेक्टेड। तो हर बंदा अगर कोविड हो गया हर एक को और इम्यून हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ऑन टू सोसाइटी हो गया वो, अभी इनटू है। एनीवे, समझ में आ रही बात? तो ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, पहला भी क्लियर हो गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चलो बेटा, ये कॉन्सेप्ट और आपका जो था ट्रबल, ये शूट हो गया एटलीस्ट। तो अब आप किससे बात करते हैं? अब डाउट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ डाउट्स आपने जो आपने किए हुए हैं उन्हीं को पहले डिस्कस करते हैं। ऑल्दो आपको नई वाली शीट देंगे तो उसको उसमें देख लेना जरा फिर से एक बार। हाँ, जैसे आपने पूछा था, अच्छा ये जो आपका असाइनमेंट लेवल 2 था, इसका पहला क्वेश्चन हो गया था? एन एलिवेटर। यस सर। यस सर। आपने करवाया था सर ये। अच्छा, पहला दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा, राइट? यस सर। देखो जरा, देखो सभी लोग देखो, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन भी बोलते जा रहा हूं क्योंकि ये असाइनमेंट बाकी लोग भी देखेंगे तो उनको इसमें दिया, कंसीडर अ सेट पी कंटेनिंग एन एलिमेंट। तो एक पी सेट है जिसमें एन एलिमेंट है। मतलब मान लो पी ऐसा कोई सेट है, x1 x2 x3 है ना, xn, एंड अ सबसेट ए ऑफ पी इज ड्रॉन। इस सेट से एक सबसेट सेलेक्ट किया गया ए, मतलब कि इसी में से कुछ एलिमेंट ऐसे लेकर के एक सबसेट बनाया गया ए। देयर आफ्टर
सेट पी इज रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब यहां से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किए और उसके जो एलिमेंट चूज हुए उससे एक छोटा इसका सबसेट बन गया, उसको ए नेम दिया, उसको लिस्ट कर लिया गया, फिर इसके एलिमेंट को वापस पी में डाल दिया गया, तो पी वापस फिर से वैसा का वैसा हो गया। फिर एक सबसेट और सेलेक्ट कर रहे हैं बी। अब मान लो दोबारा सेलेक्ट किया तो उसमें एलिमेंट आ गया x2, x3, x5, ऐसा कुछ आ गया ऐसा। फिर इसके एलिमेंट को वापस डाल दे रहे हैं, सेट पी वापस फिर से वैसा ही वैसा हो गया, फिर से ए के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर वापस डाल दे रहे हैं, फिर से बी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बार बार करते जा रहे हैं। तो आप देखते हो कि इसमें क्या होगा कि ऐसे ए बी दो सबसेट का पेयर ऑफ सबसेट की एक लिस्ट बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। तो बोल रहे हैं कि a set P is reconstructed, now one more subset B of P is drawn, probability of drawing sets A and B, ऐसे A और B जो सेट बना रहे हैं तो बोल रहे हैं probability of drawing A and B so that A intersection B contains exactly one element। तो probability that A intersection B has exactly one element, मतलब कि एक सेट ए आपने बनाया और एक सेट बी आपने सेलेक्ट किया, एक सबसेट ए लिया एक सबसेट बी लिया, और हो सकता है कि ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो सकता है ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकता है ए और बी दोनों सेम हो जाए, ये भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होगा, एग्जैक्टली वन कॉमन एलिमेंट एक्स के। अब जरा समझो, पहले तो एनएस क्या होगा? व्हाट इज एनएस? मतलब ये जो कहानी चल रही है ना कि पी सेट के दो सबसेट बनाना, तो ऐसे कितने डिफरेंट पेयर ऑफ ए बी सबसेट बना सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे कि ए बी सबसेट के पेयर ऐसे कितने डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। तो आंसर क्या आएगा कि सबसेट बनाने में आप सेट के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हर एक एलिमेंट से पूछते हैं कि वो ए में जाएगा कि बी में जाएगा या दोनों में जाएगा या दोनों में नहीं जाएगा। तो in order to construct two subsets, each element of P has 4 choices. Each xk belonging to P has 4 choices. क्या? xk lies in P, lies in A, and xk doesn't lie in B. हो सकता है कि एक एलिमेंट ए में हो, वो एलिमेंट ए में हो बट बी में ना हो। जैसे देखो x1 यहां है बट यहां नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? xk does not belong to A and xk belongs to B। हो सकता है कि वो B में हो और A में ना हो, जैसे x3 B में है बट A में नहीं। या हो सकता है कि xk belongs to A and xk belongs to B। हो सकता है वो दोनों में हो, जैसे कि x2 यहां भी है और x2 यहां भी है। और हो सकता है कि वो एलिमेंट ना तो A में हो और ना ही B में हो। क्या ये 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? यस और नो? नो सर। मतलब किसी भी एलिमेंट पी सेट के किसी भी एलिमेंट के पास यही 4 ऑप्शन है। अब आप पी के एलिमेंट को बोलो भैया ऐसा है कि तेरे में से हर एक के पास यही 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तू जो चाहे वो चूज कर ले। तो जब ये सारे एलिमेंट इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन चूज करते जाएंगे, एक ऑप्शन कोई एक एट ए टाइम एक ही ऑप्शन चूज करेंगे, बट कोई एक ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करेंगे, तो उससे हमेशा एक ए और बी का पेयर बन जाएगा।
तो कितने ए और बी के पेयर बनेंगे? जितने तरीके से ये सारे एन के एन एलिमेंट यहां से अपनी ऑप्शन चूज करेंगे, तो कितने सबसेट्स, कितने पेयर ऑफ सबसेट्स बनेंगे? एनएस क्या होगा? तो x1 हैज 4 चॉइसेस, x2 हैज 4 चॉइसेस, x3 हैज 4 चॉइसेस, x4 हैज 4 चॉइसेस, तो आंसर आएगा 4 की पावर n। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए सबसेट के लिए चॉइसेस क्या है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, कि इसमें से या तो एक भी एलिमेंट ए में नहीं आएगा, या एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या सारे के सारे आ जाएंगे। एंड इनटू बी के लिए भी चॉइसेस क्या है? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। तो टोटल क्या है? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n मतलब 4 की पावर n। तो चाहे जैसे आर्ग्यू करो, दोनों तरीके, एक मल्टीप्लीकेशन रूल से मैंने किया, एक एडिशन रूल से किया। अब जैसे NC0 मतलब एक भी ए में नहीं आया, एक भी एलिमेंट बी में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। ए और बी दोनों एम्प्टी सेट बन गए, या ए एम्प्टी है और बी में एक एलिमेंट है, या ए एम्प्टी है, बी में दो एलिमेंट है, ए एम्प्टी है, बी में n एलिमेंट है, ए में एक एलिमेंट है, बी में एक भी एलिमेंट नहीं, ए में एक है, बी में भी एक है, ए में एक है, बी में 2 है, ए में एक है, बी में 3 है। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज मैंने ले लिया, और टोटल सारी पॉसिबिलिटी कितनी है? 4 टू द पावर n। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि ए और बी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट हो, तो कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? कितने पेयर ऑफ ए बी होंगे व्हेन ए एंड बी हैव ओनली वन कॉमन एलिमेंट? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए एंड बी सच दैट A intersection B has one element only one element। वो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होएगा। हाँ, तो पहले वो दोनों में प्रेजेंट होने के लिए एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा ना आपको। वो कौन सा एलिमेंट होगा? तो n में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, NC1 वेस। अरे Yes, वो sir. एलिमेंट Yes, x1 भी sir. हो सकता है, वो x2 भी हो सकता है, वो x3 भी हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, यस sir. सर। तो मान लो इसमें एक एलिमेंट सेलेक्ट किया k, xk, तो NC1 ways are there to choose one element which is kept in intersection। अब इसके अलावा कोई और एलिमेंट तो नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन में, बोलो। No, यस sir. सर। तो बचे कितने एलिमेंट भाई? एक तो आपने xk को सेलेक्ट कर लिया, बचे कितने? n-1। N-1. अब बचे हुए n-1 एलिमेंट में हर एक एलिमेंट के पास में सिर्फ 3 चॉइसेस रह गई, या तो ये, या तो ये, या तो ये चॉइस डिनाई हो गई। रेस्ट n-1 एलिमेंट, फॉर रेस्ट n-1 एलिमेंट ईच हैज 3 चॉइसेस। कौन सी? अगर वो एलिमेंट ए में है तो बी में नहीं होना चाहिए, बी में है तो ए में नहीं होना चाहिए, या दोनों में नहीं होने चाहिए। कौन सी चॉइस डिनाई हो गई? दोनों वाली। दोनों वाली। कि वो एलिमेंट दोनों में चल जाए, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट दोनों में फर्दर गया तो दो एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। तो देयरफॉर आंसर आया क्या? NC1 इंटू 3 की पावर n-1। n-1 एलिमेंट है, हर एक के पास 3 चॉइसेस है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 n-1 टाइम्स। तो आ गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज इक्वल टू NC1 इंटू 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर n। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस सर। इसी Yes, बात sir. को लिखना चाहो बेटा तो लिख सकते हो n/3 इंटू 3/4 की पावर n, या इसी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो n/4 इंटू 3/4 की पावर n-1। अब मर्जी आपकी है कि आप किस तरह से आंसर लिखना चाहते हैं, क्या आपको पसंद है। किसी को ये पसंद होगा, किसी को ये पसंद होगा, किसी को ये अच्छा लग रहा होगा, तो चाहे जैसे लिखो भाई, सब सही है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में एक पूछा जाता है ऐसा, प्रोबेबिलिटी दैट A इंटरसेक्शन B इज 5। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि
एक सेट P है, उस सेट में n एलिमेंट है, उसमें से एक सबसेट A चूज किया, उसके एलिमेंट को वापस रिप्लेस करके B चूज किया, फिर वापस रिप्लेस करके A चूज किया, फिर वापस रिप्लेस करके B, and we keep on doing it. What is the probability that the chosen pair A and B are disjoint? 3/4n। तो अब आंसर बोलेंगे कि भाई A इंटरसेक्शन B 5 है, मतलब कॉमन में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हर एक सारे के सारे n एलिमेंट के पास सिर्फ 3 चॉइसेस है, तो 3 की पावर n अपॉन 4 की पावर n, 3/4 की पावर n। वेरी गुड। और अगर ऐसा पूछ दें कि probability A intersection B has exactly 2 element, अब आंसर क्या आएगा? NC2 into 3^n-2/4n। हाँ, NC2 दो एलिमेंट सेलेक्ट करो कॉमन के लिए, बचे कितने एलिमेंट? n-2। n-2 में हर एक के पास 3 चॉइस होगी, 3 की पावर n-2, एंड वो तो आपको पता ही है 4 की पावर n। कहानी समझ में आ गई ना? यस सर। यस चलो, सर। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो एक और बात इसी में पूछ लेते हैं आपसे। तैयार हो? पूछो। यस सर। ओके, क्वेश्चन ये है कि probability that A intersection B is phi and A union B is S. Probability that A intersection B is phi and A union B is S. दो सबसेट सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, लेकिन दोनों को मिला के पूरा का पूरा S मतलब P, सॉरी, A यूनियन B इज P, P सेट बन जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि P सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी A और B में से किसी न किसी में होगा। इसका मतलब P सेट के किसी भी एलिमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो A और B दोनों को डिनाई कर दे। समझ रहे मेरी बात को नहीं? यस सर। तो अब इस केस में क्या आंसर होगा? कौन कौन से ऑप्शन इसमें से लेंगे? फर्स्ट 2। हाँ, A में है, B में नहीं होगा, B में है, A में नहीं होगा, A एंड B दोनों में भी होगा तो भी नहीं चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, और दोनों में नहीं होगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n अपॉन 4 की पावर n, दैट इज 1/2 की पावर n। अच्छा, ये एक्चुअली 2 की पावर n जो है ना, इसी को बोलते हैं एक सबसेट बनाना। समझो, इसको दूसरे तरीके से सोचो कि आप P में से एक सबसेट बना लो और जो बच गए वो दूसरे में चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं पेयर। मतलब कि आप एक सबसेट सेलेक्ट करने के कितने, P सेट से एक सबसेट बनाने के कितने वेज हैं? तो ऑब्वियसली 2 की पावर n वेज है। आई होप यू गॉट इट। यस सर। तो चलो, आज की क्लास में मेजरली तो कॉन्सेप्ट ही डिस्कस होता है, बट स्टिल मैं देखूंगा इसमें से जो तुम लोग के डाउट हैं वो डाउट्स तो सारे के सारे ले ही लेंगे हम, बट सर आपको इसमें से कुछ हो भी गए थे बाद में। हाँ, कोई बात, हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे। जैसे ऐसे डिस्कस करते जाओ, कुछ सवाल मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे जब मैं एक बताऊंगा ना और एक आध कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो 4 बातें आपकी और क्लियर हो जाएंगी, तो वो 4 5 6 जो अड़े हुए हैं वो फिर से क्लियर। जैसे आज मैंने बता दिया आपको, डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल हो गया, डी अरेंजमेंट समझ में आ गया, ये फंक्शन वाली बातें समझ में आ गई, तो अब आप फिर से ट्राई मारोगे तो 2-4 सवाल इससे रिलेटेड कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना इस थॉट से, तो वो सारे सवाल फिर से हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। तो चलो, आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अच्छा, कल जो कल नहीं, कल तो कोई डाउट सेशन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो मंडे
और ट्यूसडे को जो डाउट सेशन होगा, राइट, वो डाउट सेशन आप सभी को शेयर किया जाएगा, उसको देखना जरूर। ओके सर। और आपको ओके सर। आपको जो नई असाइनमेंट्स है ना दूसरी वाली, वो शेयर कर दी जाएंगी, उसको एक बार देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन तो यही होंगे, इन्हीं में से काफी सारे क्वेश्चन इसमें से ही होंगे, बट उसको कंप्लीट करना, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में डिस्कस होगा जो असाइनमेंट होगी। इसके जो एडिशनल डाउट है वो मैं अलग अलग से डिस्कस कर लूंगा आपसे। चलो बेटा, तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो आपने जो ग्रुप में डाउट सेशन शेयर किया हुआ है ना, हम्म, सर उसकी स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि आपने एक डाउट सेशन लिया था, उसमें आपने कॉन्सेप्ट मतलब वो किया था, तो वो वाला डाउट सेशन शेयर नहीं हो रहा है ग्रुप में। अच्छा, डी अरेंजमेंट वाला। तो पता नहीं सर हाँ ग्रुप सर वो वाले को यूट्यूब हुआ पे था ही चेक। है। हाँ, वो YouTube पे पब्लिक। बेटा ऐसा है ना कि YouTube पे ऐसा करो ना कि मेरा वो चैनल YouTube पे है, उस पर उसी को वहां से जो है उसको सब्सक्राइब कर लो। यस सर, वही किया हुआ है। तो उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन जब जब मैं कोई भी लेक्चर को पब्लिक करूंगा ना, तो वो लेक्चर तुम्हें डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लिया करो। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो। रिलेशन फंक्शन से कब तक प्रोवाइड होंगे लेक्चर? अब बेटा अभी मैंने यहाँ पर ये धीरज जी हैं, उनको मैंने बोला हुआ है कि वो सारे आपके वाले ऐप पर ना सारे के सारे वो लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज आज से उन्होंने स्टार्ट किया, अभी कुछ और काम कर रहे थे, तो आज या कल कल शाम वाम तक कर लेंगे वो पूरा। यस सर। ठीक है, तो आपके पास वो ये 6-7 दिन जो मिलेंगे ना, अभी इधर क्लासेस नहीं होंगी, आई थिंक वेंसडे के बाद से 6-7 दिन तक हम लोग जो है क्लासेस कम से कम मैं क्लासेस नहीं लूंगा उस टाइम में। ओके तो सर। तो उस टाइम में आपको टाइम मिल जाएगा, तो उसका पर्पस ये होगा, उस टाइम में आप लोग ये करना कि हम हर दिन आपको एक फंक्शन का 11th वाला लेक्चर शेयर करेंगे, एक या दो। ठीक है, तो वो लेक्चर को तुम लोग देखते रहना, और जहां डाउट होंगे वो पूछते रहना मेरे से। साथ में असाइनमेंट्स भी कर देना सर उसकी। हाँ 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 हाँ, असाइनमेंट भी करते रह जाएंगे, तो साथ के साथ वो लेक्चर देखना, असाइनमेंट करते जाना आप। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक ओके सर। ठीक है, ठीक है।